अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी नए साल की नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा की तरह जहाँ भी इस वक्त मौजूद होंगे हमें देख भी रहे होंगे और खुशबाश भी होंगे। और जनाब देखते ही देखते 2023 गुज़र चुका है और 2024 का जो सूरज है आज खैरियत से निकल रहा है और हम नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आप सबको मेरी और पूरी जागो लाहौर की टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं और दुआओं के साथ आज का आगाज़ करेंगे। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये साल या हर महीने का हिसाब रखना या प्लान बनाना सिर्फ हमारी ज़िंदगी की रूटीन बरकरार रखना ही है कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है और दूसरा ये कि हमारे जो मामलात हैं ना एक तरतीब में चलते रहते हैं। और फिर सारे दिन तो एक ही जैसे होते हैं मगर फिर भी कहा जाए कि आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। एक साल ख़त्म होने को आया है, नए साल में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नए साल में आज पहला कहने के दिन है और उसका आगाज़ भी हम कर चुके हैं। तो आगाज़ इस साल का आगाज़ जो हुआ है ना इसमें दिल में ज़रूर कुछ उम्मीदें और आगे बढ़ने की लगन जागती है हमारी और नए साल पे खुशी भी ज़रूर महसूस होती है। और यही दिलचस्प बात है कि सालों के आने और जाने में एक रुमान है, वही रुमान जिसका ज़िक्र हमें शायरी, किस्से, कहानियों में मिलता है। और ये रुमान ही है जो हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि वक्त गुज़र रहा है और हर गुज़रता लम्हा माजी बनता जा रहा है और जो जाने के बाद कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो हर नए साल की आमद पर हम अहम चीज़ यही होती है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने वक्त का, अपनी ज़िंदगी का, अपने फ़ैसलों का जिनसे हमारी ज़िंदगी तरतीब पा रही होती है। नए गोल्स को सेट करें और नए साल के आगाज़ पर आज हम आपसे यही बात करेंगे कि इस साल हमारा फोकस कैसी चीज़ों पर होना चाहिए कि हमारा 2024 है वो बेहतरीन तरीके से गुजर सके। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही मगर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो हमारी ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट डाल सके और वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। अक्सर हम हर साल कुछ प्लान्स बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जिस तरह कल भी हर किसी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई होगी। जब हम लोग न्यू ईयर का आगाज़ कर रहे होंगे तो कुछ टारगेट सेट करते हैं लेकिन जो फिर अचीव नहीं होते। पूरा साल सिर्फ हमें एक दिन में ही वो रेजोल्यूशन हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, ये साल हमने ये चीज़ें करनी है, हमने बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन हम वो पूरा साल कर नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बड़े बड़े मंसूबों की बजाय छोटी छोटी सी आदत पर मेहनत करने की बात करें, उनके ऊपर काम करें। कुछ आदत ऐसी हैं जो दिखने में बड़ी मामूली लगती हैं मगर हकीकतन वो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं, जैसे कि बुक रीडिंग करना या डायरी लिखना, रोज़ाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना या वक्त या कह लें कि हर वक्त कुछ नया सीखते रहना या उसकी जुस्तजू में रहना। तो इस साल ये साल जो नया चढ़ा है, कुछ करे ना करे इन आदत को ज़रूर एटलीस्ट अपनाएं, थोड़ा सा वक्त इन आदत को ज़रूर दें। इल्म आपकी ज़िंदगी में रोशनी का काम पैदा करता है। आप जितने मर्ज़ी अंधेरे में मौजूद हों, जो इल्म आपके पास होता है ना वो आपको रोशनी की तरफ ज़रूर माइल करता है। ताहम बुक रीडिंग को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चंद किताबें ख़रीदें और मैं कहूँगी कि रोज़ाना सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़कर ज़रूर सोए, चाहे वो एक सफ़ा ही क्यों ना हो मगर रोज़ाना पढ़ें। लिखना जो है वो हमारी सोचों में क्लैरिटी पैदा करता है और हमारी फ़हमो फरासत में इजाफ़ा भी करता है। तो अपने लिए एक डायरी ख़रीदें जिसमें आप अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक जो हम बातें हैं उनका रिकॉर्ड लिख सकें और वक्तन ब वक्तन अपनी डायरी पढ़ें भी। कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत भी है और यही अगर नहीं होगी तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कैसे करेंगे। तो इसे बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और वर्जिश का इससे बेहतरीन हल और कोई है भी नहीं है। तो चाहे तो रोज़ाना 100 मीटर ही सही या हल्की सी आधे घंटे की वॉक ही क्यों ना करें, रोज़ आप करें ज़रूर।
मतलब अपना अपना अलार्म सेट कर लें आप कि मैंने ये अपनी आदत जो है ना इनको अपनानी ज़रूर है। इतनी सी वर्जिश को अपनी आदत ज़रूर बनाएं। आप ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है या इस बात से पड़ता है कि आप कोई कितने तसलसल से काम कर रहे हैं। ख़याली मंसूबों की बजाय ना अमलन मैदान में उतरें और अपने मकासद को हिस्सों में डिवाइड करें। थोड़ा थोड़ा करके उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करें और उनके मुतालिक रोज़ कुछ नया सीखने की भी कोशिश किया करें। अपने लिए मेंटोर तलाश करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सीखने का अमल मत रोकें और इसको रुकने भी मत दें। और अगर वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं ना तो पहले अपनी बेसिक्स पर काम करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह, मेरा तो ये फर्म बिलीव है कि जनाब हम के जो साल गुजर गया है 2023, उसमें बहुत सी हमने गलतियां की होंगी, लेकिन उन गलतियों को हमने दोबारा से दोहराना नहीं है। नया साल का नया सूरज है, नया दिन है और इस दिन को अच्छे तरीके से अपनाएं और कोशिश करें कि जो गलतियां हम लोगों ने 2023 में की हैं वो दोबारा से हमने दोहरानी नहीं है। वो अपनी ज़ात के मुतालिक भी हो सकती हैं, वो किसी और की ज़ात के मुतालिक भी हो सकती हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करें, वो ख़ा कोई छोटी आदत ही क्यों ना हो। अगर वो आप अचीव कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा भी अचीव कर सकते हैं। तो आज का शो का आगाज़ मैं इसी तरह करना चाहती थी और अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जनाब नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। और टॉप स्टोरीज़ के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं। और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि जनाब 2023 को हम अलविदा कह चुके हैं और 2024 का नया सूरज, नया दिन जो है वो आज उसमें हमने कदम रखा है। और इसके हवाले से यही है कि जनाब जो चीज़ें हमने अचीव करनी हैं, बड़े बड़े मंसूबे मत बनाएं। जब बड़े मंसूबे बनाते हैं ना तो उनको अचीव करने में भी हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें ये लगता है कि शायद हम उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब हम छोटे छोटे से अपने गोल्स सेट करते हैं अपनी लाइफ में, एक दिन का गोल हो गया, एक हफ्ते का गोल हो गया, जब इससे आप स्टार्ट करते हैं ना, जब छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स लेते हैं तो तब आप कोई बड़ा स्टेप भी लेते हुए कतराते नहीं, आपको डर नहीं लगता है, तो आप बड़ा स्टेप भी इजीली ले लेते हैं। तो इसलिए बेबी स्टेप्स लें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश भी करें। हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब आज की किताब ज़िंदा हूँ के नाम से है और आज उसका तारुफ हस्बे मामूल प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो करवा रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, कुछ ऐसा जादू किए दे रही थी शहनाई, हवास में थी मेरी माँ न होश में भाई, मुझे रवाना किया सबने इतनी जल्दी में, न दिन का चैन समेटा न नींद रख पाई, वहीं कहीं मेरे सामा से गिर गया बचपन, वहीं कहीं मेरे सामा से गिर गया बचपन, मैं खिलखिलाती हंसी भी वहीं पे भूल आई, किसी का नाज किसी की अदा थी पास मेरे, किसी का नाज किसी की अदा थी पास मेरे, सहेलियों को कोई चीज़ भी न लौटाई, मेरे सरहाने पड़े रह गए ख्याल मेरे, मेरे सरहाने पड़े रह गए ख्याल मेरे, जो ख्वाब सेंत के रखे थे वो भी कब लाई। ऐसी दिल गुदाज और ऐसी दिल को पिघलाने देने वाली तो है ही, दिल गुदाज तो है ही, दिल नशी आवाज़, ये ज़ाहिर है आपको पता चल गया होगा कि ये किसी ख़ातून की है और उस ख़ातून की ऐसी नज़म है कि जो हर ख़ातून के दिल की आवाज़ बन जाए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब ऐसी लड़कियाँ जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, जब आप उनको पूरी तरह अभी शऊर नहीं होता कि ख़ानादारी किस तरह की जाती है, बड़ा घर कैसे संभाला जाता है, बच्चों का, ससुराल का, शोहर का, इन सब का ख्याल कैसे रखा जाता है और कहाँ से कोई गलती हो जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं
और कितने कितने इम्तिहानात से एक नौजवान लड़की को गुज़रना पड़ता है, ये सब ज़रा अगर जहन में लेके आएँ और फिर इस नज़म का मुताला फ़रमाएँ तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये नज़म इन तमाम लड़कियों की आवाज़ है और उनकी नुमाइंदा है जिनकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई। तो ये जो आवाज़ है ये और किसके गले से निकल सकती थी अगर किसी औरत के गले से नहीं निकल सकती थी तो, और ये ख़्याल किसी औरत के जहन में पैदा नहीं होना था तो फिर किसके जहन में पैदा होना था। तो जी हाँ, ये जो मेरे हाथ में किताब है ये ख़ातून की किताब है और बहुत शानदार ख़ातून है, हमीदा शाहीन साहिबा, और इनकी किताब है ज़िंदा हूँ, ज़िंदा हूँ। और किताब दो अल्फाज पे मबनी इसका नाम है, ज़िंदा हूँ। अब इससे गहरा तंस और गहरी चोट और एक बहुत डीप एक्सप्रेशन, प्रोफाउंड एक्सप्रेशन, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके अंदर शायरी किस किस्म की होगी। इसको शाया किया मल्टी मीडिया अफेयर्स अज़हर गौरी साहब का इदारा है। इस इदारे की ख़ास बात यह है कि ये इमला का बहुत ख्याल रखते हैं। ये कहते हैं कि जो गाँव है, पाँव है, इसको गाफ अलिफ गा वाव पे हमज़ा और नून गुन्ने के साथ नहीं लिखा जाता बल्कि गा नो पा नो लिखा जाता है और नून पर उल्टी ज़बर उल्टी जज़्म डाली जाती है जिससे पाँव और गाँव इसका जो प्रोनाउंसिएशन बनती है और इमला भी इसकी इसी तरह, जैसे मेरी बात न मानो का मानो, और इसी तरह आपने गानों लिखना है गाँव लिखने के लिए। तो मल्टी मीडिया अफेयर्स वालों ने, अज़हर गौरी साहब ने इस पे बड़ी रिसर्च की है। वो कह रहे हैं कि मैंने बाज़ आराब जो हैं वो फरमाइश करके भी शामिल करवाए थे सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में जिससे मैं ये कंपोज करवाता हूँ किताबें। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस ब्यूटीफुल बुक, एक मैं आपको नज़म और सुनाता चलूँ। आमतौर पे जब किसी शेरी मजमूए पे बात करते हैं हम इस प्रोग्राम में तो 2-3 चीज़ें नहीं सुनाते, एक काफ़ी होती है और उस पे बाकी गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं ये सुनाए बिना रह नहीं सकता, मैं आपको सुनाता हूँ। इस नज़म का उन्वान है गुमशुदा सुबह। चूम कर चाँद जैसी पेशानी मुँह अंधेरे उसे जगाया था, नींद का नशा तोड़ने के लिए ठंडे पानी से मुँह धुलाया था, नाश्ते पर बलाएँ ले लेकर लुकमे पे लाड उठाया था, रेशमी बाल खुद संवारे थे और बस्ता उसे थमाया था, खिलखिलाते हुए चहकते हुए हाथ उसने मुझे हिलाया था, जाने फिर क्या हुआ था याद नहीं, जाने फिर क्या हुआ था याद नहीं, दिन निकलता है डूब जाता है और वो लौट कर नहीं आता। ये इतनी दर्दंगेज़ और दिल में पैवस्त हो जाने वाली शायरी ये किस मौजू पे है। जब 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया था उस पर हमीदा शाहीन साहिबा ने ये नज़म कही। इतनी खूबसूरत नज़म इस मौजू पे आपको बहुत कम मिलेगी। बहुत सारे शुआराए कराम ने उस वाक़े पे बल्कि उस सानहे पे लिखा। ये एक नेचुरल क्लैमिटी थी, लेकिन जिस तरह से इंसानों पे ये अलमिया गुजर गया लिखा। लेकिन ये एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को बना सवार के सुबह सवेरे लुकमा लुकमा उसके मुंह में डाल के उसके रेशमी बालों में हाथ फेर के उसको स्कूल बड़े चाव के साथ स्कूल भेजती है और उसके बाद वो कभी वहाँ से लौट कर नहीं आता। ज़रा सोचें कितने आसान अल्फाज में किस कदर खूबसूरत बात की है। हमीदा आपा के साथ हमने बेशुमार मुशायरे पढ़े, मुतअद्दिद मुशायरे। ये गज़ल की भी उस्ताद शायरा हैं, शानदार शायरा हैं, और नज़म भी एक से एक बढ़ के है। मुझे हैरत होती है जब हमीदा आपा की शक्ल में हम देखते हैं कि ख़वातीन इतनी शानदार शायरात भी हो सकती हैं। यानी निस्वानी, मैं समझता हूँ कि हम असर निस्वानी आवाज़ों में सबसे तवाना और सबसे बामानी आवाज़ जो है वो हमीदा शाहीन आपा की है। और ये किताब उनकी गज़लों पे नहीं नज़मों पे मबनी है। इस किताब में उन्होंने तीनों तरह की नज़में कही हैं, पाबंद भी, आज़ाद भी और नसरी भी। नसरी अगरचे इक्का दुक्का ही हैं लेकिन वो भी बहुत ही शानदार हैं। हमीदा आपा पक्की शायरा हैं। मुझे इस किताब को पढ़ के बहुत लुत्फ़ आया। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नया साल है और माजी, हाल और मुस्तकबिल पर गौर करने का एक बेहतरीन मौका देता है जो नया साल आता है। और साल के पहले दिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि गुज़श्ता साल हमने कौन से अहम काम किए हैं,
और कौन से गैर ज़रूरी काम किए और वक्त का सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप पिछले साल में सेट किए गए कितने टारगेट्स हासिल कर सकें। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब अपने तौर पर और अपनी शराइत व ज़वाबित पर काम करना एक आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा भी करता है और ये चीज़ आपको हमेशा तजस्सुस में भी मुब्तला रखती है और आप में सीखने की जो लगन है वो बढ़ती ही जाती है। तो इस साल आप किसी नई चीज़ को सीखने का भी अज़्म कर सकते हैं जो आपको एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करता है। और एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पर हमें इस साल क्या करना चाहिए, हमें न्यू रेजोल्यूशंस जो हैं वो किस तरह की अपनानी चाहिए। कल तो हमने सब ने बैठ कर एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताया तो ज़रूर होगा कि नया साल आ रहा है और पिछले साल हमारी ये रेजोल्यूशंस थी जो शायद पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इस साल मैं ज़रूर पूरी करूँगा या पूरी करूँगी। तो ये मैंने अपने गोल सेट किए, ये न्यू रेजोल्यूशंस हैं मेरी जिनके ऊपर मैंने काम करना है। लेकिन उनको अचीव कैसे करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या पूरे साल के अंदर हम उन्हें नहीं अचीव कर पाते हैं। वो जो रेजोल्यूशंस हमने बनाई हुई होती हैं वो नहीं हम उन्हें अचीव कर पाते हैं, उन पे काम नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह उनको आगे लेकर हमने चलना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद फवाद साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। तो कैसा गुजर रहा है आपका नया साल का नया दिन? अभी तो भागते भागते बहुत तेजी में। अच्छा, न्यू रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं, मतलब न्यू ईयर आता है हर साल, सबका मेरे ख्याल से सबकी ये होती है कि हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेकर अगले साल में दाखिल हों। तो क्या होनी चाहिए, किस तरह की रेजोल्यूशंस होनी चाहिए, पर्सनली होनी चाहिए या प्रोफेशनली होनी चाहिए? दोनों ही होनी चाहिए। ओके, लेकिन बड़ा अच्छा आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बातें की, मैं तो गौर से उसको सुनने लग गया था, इतनी अच्छी बातें कर रही थी। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है जब हम ईयर एंड करते हैं तो बहुत सारे लोग मोस्टली जो पिछला साल है उसको रिव्यू नहीं करते, एंड दैट्स द बेस ऑफ द प्रॉब्लम। आपने अगर पिछला अपना देखा ही नहीं कि क्या खोया, क्या पाया, किस तरह से किया, क्या कैसे दिन गुजरे, तो फिर आप अगले साल को स्ट्रक्चर्ड अंदाज में नहीं गुजार सकते। तो एज यू सेड अर्लियर, उसके ऊपर अगर मैं बेस करूं तो सबसे पहले मुझे याद आ रहा है अशफाक अहमद साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, तलावतुल वजूद। अच्छा, अपनी आपके साथ गुफ्तगू, तन्हाई में बैठ के, आप अकेले बैठ के अपने आप से बात करें और अपने आप से डिस्कशन करें। टेक गुड लॉन्ग हाफ एन आवर और सो तिलावतुल वजूद करें बैठ के और उस पर लिखें कि रिकॉल करें, अगर आपने पहले नहीं लिखा हुआ, कि जनवरी फरवरी 2023 जो था वो कैसा गुजरा, उसमें क्या चैलेंजेस आए, मुझे क्या करना था, जहाँ पे डी ट्रैक हुआ वो कौन सी जगह थी, और जहाँ पे मैं ठीक चलता रहा वो कौन सी स्ट्रेंथ थी जिसने मुझे वहाँ पर कायम रखा। तो एक तो ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि वंस यू हैव डन इट तो फिर आप उसी तिलावतुल वजूद का पार्ट 2 करने के लिए बैठते हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस साल क्या अचीव करना है। उसके लिए भी आप फिर पैटर्न अपना डिज़ाइन करते हैं। पहले भी देखते हैं पीछे क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप देखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई पिछले साल में, जो मैं ट्रैक से हट गया एंड आई कुड नेवर कम बैक। उसका ये होता है, अमूमन आप देखें ना तो आपकी पूरी जब लाइन बनती है ना, ये यूं चलने वाली लाइन अपवर्ड, वो अभी भी यूं ही चलना शुरू होगी क्योंकि हाई एनर्जी है, 1 जनवरी है, मंडे है, तो आपकी कोशिश होती है कि यार मैं किसी ना किसी तरह से अब भाग दौड़ करूं, वेट रिड्यूस करना है तो जिम ज्वाइन कर लूं। जो हमने लास्ट वीक गोल से बात की थी कि 1 जनवरी को भरते हैं और 2 जनवरी को खाली हम लोग खत्म हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले अपना आंसरेबल टू योर सेल्फ, जिसको कहते हैं ना, कि आप अपना कोई एक डायरी, कोई कार्ड एटलीस्ट वो सामने रखें जो आपको दिखाई देते हैं कि कौन कौन से गोल आपने अचीव करने हैं इस साल। नंबर 1। नंबर 2, उसको सेगमेंटाइज कर लें इन अ वे। कॉर्पोरेट सेक्टर उसको बड़े अच्छे तरीके से सेगमेंटाइज करता है। पूरे साल के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको बाय ईयरली 6 महीने के बाद रिव्यू किया जाता है। एक ये सेटअप है। एक है 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। एक है महाना रिव्यू किया जाता है और उसको भी 30 डेज में सेगमेंटाइज करके डेली पे रिव्यू किया जाता है कि उस टारगेट को जो 2024 के 31 सितंबर को ओवरऑल कंप्लीट करना है, उसमें आज के दिन 1 जनवरी को क्या अचीव हुआ है। सो अचीवमेंट आपकी पहले दिन से शुरू हो जाएगी। एक तो है ना, हम बनाते हैं रेजोल्यूशन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा यार जनवरी एंड पे ये होगा, फरवरी एंड पे ये होगा, ये तो है। मतलब मैंने भी अपने इंट्रो में ये बात की थी कि
छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए किसी भी चीज़ के हवाले से। हमारा ये होता है कि अच्छा हमने ना एक बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, हमारे माइंड में होता है अच्छा हमने इस दफ़ा ये गोल अचीव करना है, हमने ये प्लान कर लिया, हमने ये करना ही करना है, लेकिन हम फिर ना रिस्क लेते हुए डरते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो एक बड़ा स्टेप फिर हमें लेना पड़ता है, तो हम हमारे माइंड में होता है कि पता नहीं हम लेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे पहले जो बेबी स्टेप्स होते हैं, एक दिन का गोल बनाया, एक हफ्ते का गोल बनाया, मंथली अपना गोल बनाया, ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, इसमें मुनीबा जो अहम चीज़ होती है दैट इज़ ऑल अबाउट हैबिट्स। ओके, हैबिट किस तरह से कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, मैं सोचता हूँ कि इस साल मेरा 20 kgs वेट रिड्यूस होना चाहिए। वो होना एक काम है, रहना दूसरा काम है। यानी एक मैंने अचीव कर लिया, हो सकता है 3 महीने के या 4 महीने के प्लान के साथ, अच्छी कंसल्टेशन के साथ मैं उसको अचीव कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने वो पैटर्न छोड़ा तो बाय द एंड ऑफ 2024 मैं वापस उसी जगह पर पहुंच जाऊंगा। सो उसको रखना इज इम्पोर्टेंट, रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हैबिट मैटर करती है। आप देखें बड़ी मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, फिर 8 हैबिट्स। मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से कि उसने हैबिट्स पर लिखा है, स्किल्स पर क्यों नहीं लिखा? हालांकि स्किल्स मैटर करती हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट हैबिट्स। हैबिट बनेगी तो आप स्किल्स डेवलप कर सकेंगे। यस, एग्जैक्टली। आप देखें जिन हमारे थोड़ा थोड़ा मैं भी परखना शुरू हो गई हूँ। आप देखें हम कई ऐसे दोस्त हैं जिनको नाखून चबाने की आदत होती है ना, वो आदत पेरेंट्स भी छुड़ाने की कोशिश करते लेकिन हैं, नहीं होता। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, खुद उनको शर्मिंदगी होती है सामने बैठते हुए, नेल पॉलिश लगाते हुए दिक्कत होती है। और इवन मैं कई ऐसे लोगों को पेरेंट्स को जानता हूँ, वो मिर्चें लगा देते हैं बच्चों को, लगा देते हैं कि बच्चे जो है ना वो ना बाइटिंग करें, लेकिन हैबिट खत्म नहीं होती। देन हैबिट की इंपॉर्टेंस मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है, उसके बावजूद वो हैबिट कंटिन्यू रहती है। इट इज दिस इंपॉर्टेंट। तो इसको क्या करना चाहिए? ब्रायन ट्रेसी बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि आप बुरी हैबिट को, अपनी बुरी आदत को खत्म करने का अज़्म नहीं करते, आप अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करते हैं। ओके। सो जब आप ये कहते हैं ना कि मैं ये खराब मेरी आदत है, मैं ये छोड़ दूंगा, तो वो छुटते छुटते, वो छुटती नहीं है, काफिर ये मुंह को लगी हुई, तो वो छुटते छुटते फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार दिस इज मी, तो ठीक है मैं इसी के साथ जिंदा रह लूंगा। वो कहते हैं इसको रिप्लेस करेंगे आप अच्छी हैबिट के साथ। अच्छी क्या होगी? आप देखें, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस ज्यादा होता है तो आप ऐसे काम करना शुरू कर दें जिससे आप एंजॉय ज्यादा करने लग जाएं। स्ट्रेस होने की सूरत में आप अगर नाखून चबा रहे हैं तो फिर आप करते हैं यार मैं वो काम करता हूँ जिससे मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा, रिलैक्स रहूंगा, गपशप करूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राफ जो बैड हैबिट का है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट यू शुड डू इन 2024, आई मस्ट से, अपना जरूर कोई एक रेजोल्यूशन, आइडियली इट शुड बी 1 और मैक्सिमम 3 रेजोल्यूशंस वो बनाएं। तो उसमें साथ ये ना करें कि ये मैं छोड़ दूंगा, मैं अपना मोटापा खत्म कर दूंगा। अब उसको पॉजिटिवली करें कि मैं इतने जो वेट, इस वेट को मेंटेन करूंगा पूरे साल में। उसको फिर आप 1, 2, 3 डेज के साथ, फिर वीकली और मंथली और क्वार्टरली करते करते आप उसको सेगमेंटाइज करते हैं और फिर अचीव करते हैं। लेकिन फवाद साहब मुझे बताइए, अब हमें न्यू ईयर में न्यू ही रेजोल्यूशंस बनानी चाहिए जो पिछले साल की एंड पे पड़ी रहती हैं, जो हमें लगता है अच्छा ये नहीं हुई हैं, तो उन्हें हम दोबारा से उठा के नए साल के अंदर ले आएं? मेरा ख्याल ये है जो अनअचीव्ड हैं उनको जरा झाड़ पूंछ करके, सफाई करके उनको सामने जरूर ले आएं। 2 तरीके होते हैं, अपना ये मिजाज का हिस्सा है। कुछ लोगों का हिस्सा होता है कि यार जो गड़बड़ हुई है, प्रॉब्लम हुई है, मुझे उसकी तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि वो ड्रेन कर देते हैं मुझे। तो अगर आपका मिजाज ऐसा है फिर फॉरगेट इट। और अगर आप उससे जान छुड़ा सकते हैं, कई दफा होता है ना ड्रेन तो हो रही है लेकिन आप जान नहीं छुड़ा पाते, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल है, आपकी जिम्मेदारियां हैं घर की, आप घर के बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी आपका रोल है आपको वो पूरा करना ही है, तो फिर आप भाग नहीं सकते उस जगह से। तो फिर आप क्या करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि उसको सफाई करें और उसको देखें कि यार इसमें कंट्रोलेबल्स कौन से हैं और अनकंट्रोलेबल कौन से हैं। इसमें हम एक छोटी सी एक्टिविटी किया करते हैं, आई वुड लाइक माई पीपल टू डू इट। वो करें कि एक पेपर लेकर ना उसके 2 हिस्से कर लें। एक साइड पे लिखें कंट्रोलेबल्स और दूसरे पे लिखें अनकंट्रोलेबल। अब आपको जो टारगेट अचीव करना है उस पे कंट्रोलेबल क्या क्या हो सकता है, यानी आप रोज सुबह अर्ली उठ सकते हैं अगर, तो मार्क कर लें कि ये काम मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा डेली अब विजिट प्लान अगर कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो डेली या वीकली 1 विजिट प्लान कर लें कि जिसको आप टिक करें कि यार ये मैंने अचीव कर लिया है। ये करते करते ये हो जाएंगे कंट्रोलेबल्स। साथ होंगे अनकंट्रोलेबल। वो है मिसाल के तौर पे आपकी अर्ली मॉर्निंग होती है, आप देर से उठने वाले हैं, अर्ली मॉर्निंग होती है वालिद या वालदा की डांट से या बहन भाइयों की किसी गुस्से की बात से वो होती है, तो आप चीखते झाड़ते आप भी उठते हैं। तो
हैव पीस विद इट कि ठीक है यार उनकी एक हैबिट है तो मेरी भी जरूरी नहीं है कि मुझे भी लड़ाई करना है। तो ठीक है अगर मैं अभी अर्ली नहीं उठ पा रहा किसी वजह से तो इसको जरा एक एक 2-2 मिनट पीछे ले आता हूँ, लेकिन इस डांट की वजह से अपना दिन का आगाज खराब करना बंद कर दूं। वो अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है। आप उनको जाके बार बार कहेंगे, वो कहेंगे तुम लेट उठते हो, वो कहेंगे मैं गलत नहीं हूँ, तो आप उसको अनकंट्रोलेबल में डाल दें। दूसरा है रास्ते में सड़कें खराब आपको मिलती हैं, खुदाइयाँ हुई हैं मुख्तलिफ, तो भाई उसको आप छोड़ दें, आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, स्टार्ट लिविंग विद इट। सो एक हिस्सा बना लें अनकंट्रोलेबल्स का और एक कंट्रोलेबल्स का। आई बेट यू मुनीबा, आप जब अनकंट्रोलेबल लिखते हैं ना, वो सारे जालिम यहाँ पर अटके हुए होते हैं और आपके कंट्रोलेबल्स को खराब करते हैं और उनकी लिस्ट लंबी होती है। आप अनकंट्रोलेबल लिखना शुरू करेंगे ना, मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई चीज़ माइक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, ये समटाइम्स अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अगर फौरी तौर पे रिप्लेसेबल है तो कंट्रोलेबल है, अगर नहीं है तो फिर इमीडिएटली चेंज करें परेशान हुए बगैर कि यार हैव पीस विद इट, ये गैजेट है, इट हैपेंस, तो ठीक है हम किसी और के साथ चेंज कर लेते हैं। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दो हिस्से जब बनाएंगे, कंट्रोलेबल्स को अलग करें और उनको प्रैक्टिकली या तो छोटे छोटे टुकड़े करके फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें, अच्छा, या फिर उसको आग लगा दें। क्या कीपिंग दिस इन माइंड कि ये मैंने अपने जहन से अनकंट्रोलेबल्स का गन निकाल के फेंक दिया। ये वाकई काम करता, इट डज। ये वैसा ही है जिस तरह से लाफ्टर थेरेपी काम करती है। वक्ती तौर पे होता है, लेकिन आपको फिर हेल्प ये मिल जाती है मुस्तकिल, क्योंकि आपने फिजिकली एक्शन किया है ना, एक चीज पकड़ के आपने डस्टबिन में फेंक दी। अब आपको वो मुकम्मल तौर पे बार बार पूरा साल याद रहेगी, याद कराएगी कि यार मैंने इसको फेंक दिया था। अब मैं फिर बैठ के दोस्तों के साथ जिक्र कर रहा हूँ ये सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं, तो जब मैंने फेंक दिया है तो दोस्तों से कहूंगा कि लेट्स टॉक अबाउट दिस, मेरा मसला ये है, इसमें मेरी हेल्प करें, क्या तुम मेरा टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सकते हो? यू आर वन ऑफ माई टीम मेंबर, जो हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी। तो उनको आप सिलेक्ट कर लें दोस्तों को कि मैंने कंट्रोलेबल्स पे काम करना है, तो मेरी गुफ्तगू सारी होगी कंट्रोलेबल्स पे। जैसे आपको अगर याद हो, मैं इसके कनेक्ट कर सकूं, मैंने जिक्र किया था अशफाक अहमद, बानो आपा और ये सब दोस्त मिलके वीकेंड्स पे कहते थे कि हम छठ यार के तौर पे एक महफिल जमाते हैं, और उसमें करना ही है कि जिक्र, बुरी बात का जिक्र ही नहीं करना, अनकंट्रोलेबल का जिक्र ही नहीं करना, तो जिक्र सिर्फ कंट्रोलेबल का करें, दोस्तों के साथ वही डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन निकालें। तो दिस इज हाउ आप अपनी वो हैबिट को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो अचीवमेंट पे ले जाए आपको। अच्छा, लेकिन जिनकी अगर जॉबियंस हैं, या जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या कोई भी जॉब कर रहे हैं, अब उनकी जॉब का जो तरीका है वो तो सेम ही है, तो वो उसमें नया क्या लेकर आ सकते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर देखी जाए तो? वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिनको खासतौर पे 3-3, 4-4 साल, हम कहते हैं ना कंफर्ट जोन का मैक्सिमम टाइम होता है 3 इयर्स, तो अगर आपको एक जॉब में 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से नए आइडियाज़ आना बंद हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट वे ये है, आप अपने 2-3 लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ बैठकर, एक बुक है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, 6 थिंकिंग हैट्स, एडवर्ड डिबोनो की, बड़ी मशहूर किताब है। हमने मेरे ख्याल से किया भी था, 6 हैट्स जिसमें ब्लैक, रेड और ये सारी हैट्स है ना, बिल्कुल, और वो डिसीजन मेकिंग का, हाँ एग्जैक्टली, उस पर एक दफा उसको जरूर गो थ्रू कर लें। तो आप फिर क्या करेंगे, होता ये है कि हम जब वी आर इनफैक्ट आउट ऑफ आइडियाज, एक काम कर करके ना, मतलब मैं यहाँ पे अगर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे 8, 10, 12 काम एक ही रूटीन के साथ करता जा रहा हूँ, तो मेरे जहन में आइडिया आ ही नहीं रहा कि नई चीज़ क्या की जा सकती है। सो उसके लिए क्या है, हम बैठ के अपने साथ बैठ के या लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार यहाँ पर हो क्या सकता है, और इस चीज़ को, पहला स्टेप उसमें ही होता है मुनीबा इस चीज़ को अचीव करने का, कि आप जो हर्डल्स हैं ना उनको सबसे पहले समझें कि कोई हर्डल नहीं मेरे जिंदगी में किसी तरह की। मिसाल के तौर पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ऐसा नया कैमरा लेके आऊँ जिसके साथ 3D पूरा वो सब कुछ हो रहा हो, तो अपेरेंटली इट इज़ अनडूएबल फॉर मी। सही है, ये मेरे ना इख्तियार में है, ना मेरी इतनी फाइनेंशियल वर्थ है। सो लेकिन मैं इसको नोट कर लूँ, क्योंकि ये एक ऐसा आउट ऑफ ब्लू आइडिया है जिसके साथ जुड़े हुए ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो मेरे जॉब के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि डूएबल्स हैं। तो फिर मैं देखूंगा कि अच्छा यार ये अगर एंड पे ये सारे आइडियाज़ लिखने के बाद एंड पे मैं देखूंगा कि कौन से नहीं हो सकते, जैसे मैंने अनकंट्रोलेबल्स की बात की है, उनको साइड पे करके फिर आप निकाल लेते हैं कि यार ये आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 50 ये 6 आइडियाज़ हैं जो डूएबल हैं, जिनको मैं कर सकता हूँ, मैं इस जॉब में रहते हुए ये 6 काम कर सकता हूँ। तो उनको फिर 1 by 1 6 मंथ्स में डिवाइड कर लें, या फिर ये कर लें कि इन 6 को हर महीने मुसलसल करते चले जाना है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। अदरवाइज जो ये जॉब
जॉब की बात अगर मैं करूं, डेली वर्क कोई भी, ये तो ड्रेन कर देती है आपको। और वो भी एक जैसा ही आपने करना, तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए लिथार्जिक भी हो जाता है और वो आपको ड्रेन भी आपकी एनर्जी कर सकता है। हमारे साथ एम फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ अब सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं कि सेहतमंद नशोनुमा के लिए, बच्चों के लिए सेहतमंद खाना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी नशोनुमा बेहतर होगी बल्कि उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के इम्कानात भी बहुत कम हो जाते हैं। बच्चों के लिए सेहतमंद खाने में ज़रूरी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ खाने की चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। ताहम ये यकीनी बनाना चाहिए कि आपके बच्चों को सेहतमंद खाना मिले। आप इन नुकात पर कैसे अमल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ना चाहते हुए भी पिकिंग ईटिंग करते ही हैं। ये आदत जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है कि आपने बहुत चूज़ी होते हैं हमारे बच्चे कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो क्या हमें इन आदत को रोकने के लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? जिस तरह क्या मक्खन, खाना पकाने वाली क्रीम या जो पाम ऑयल होता है उसके बजाय सब्जियों का ऑयल इस्तेमाल करने से उनको बेहतर खाने की जानिब राग़िब किया जा सकता है? या जो हम लोग डब्बा पैक जो चीज़ें होती हैं जो उन्हें खिला रहे होते हैं, जो रेडी टू ईट होती हैं, फ़ौरन से हमने उनको फ्राई किया और वो दे दिया, क्या वो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नमक का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल हमें कितना करवाना चाहिए अपने बच्चों को? इस हवाले से आज हमने बात करनी है कि ये किस तरह डेवलप कर सकते हैं आदत, या उनको बेहतर किस तरह किया जा सकता है, हेल्दी ईटिंग की तरफ किस तरह लेके जाया जा सकता है अपने बच्चों को। क्योंकि न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पर आप लोगों ने भी अपने लिए कोई रेजोल्यूशंस बनाई होंगी और उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ नया लेकर आने की कोशिश करें। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फौजिया शराजी इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर फौजिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। अच्छा, पिकी ईटिंग जो होती है ना, या जिसे कह सकते हैं कि बहुत चूज़ी होते हैं हमारे बच्चे के, ईटिंग हैबिट्स उनकी ठीक नहीं होती और माँ बाप भी थोड़ा सा कह लें कि लापरवाह होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो कुछ और बना देते हैं, कुछ और बना देते हैं। तो क्या ये ठीक है हैबिट हमारे बच्चों की? मुनीबा, सबसे पहले जब हम लोग पिकी ईटिंग की बात करते हैं तो इसके बाद में आपको मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम नहीं बनती है। अच्छा। ये आपकी शुरू होती है जब बच्चा आपका टॉडलर होता है, यानी आपके वीनिंग ईयर से 6 महीने के बाद से। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद का सारा टाइम जो है, इस दौरान जो है आप लोग ये अपने बच्चे की सारी ज़िंदगी की आदत जो है वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं। आप उनको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। देखिए, वो इंट्रोडक्टरी टाइम होता है ना, उसके अंदर आप जितने टेस्ट उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जितने टेक्सचर्स उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसी तरीके से उनको आगे जाके ज़िंदगी में उन चीज़ों की आदत होगी। अब अगर आप बच्चे को डायरेक्टली इस चीज़ पे ब्लेम करें कि आपने उसको एक कोई नई चीज़ दे दिया है, उसको आप लोगों ने कोई ऐसा टेस्ट अब नया इंट्रोड्यूस करा दिया, हो सकता है वो आपको पसंद हो लेकिन वो बच्चे को ना पसंद। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ पिकी ईटिंग के अंदर आ जाती हैं। कुछ इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो हमारे घरों का माहौल आ जाता है कि अगर सबसे बड़ा एक जो हम लोगों की रिसर्चेस के अकॉर्डिंग पिकी ईटिंग का फैक्टर है वो ये है कि बच्चों का घर का अपना माहौल। अगर आप खुद हेल्दी ईटिंग नहीं करते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू ईट हेल्दी फूड। खुद आप लोग उनके सामने क्रिस्प्स खा रहे हैं, खुद आप उनके सामने फास्ट फूड ना, फास्ट फूड इज़ंट अ बैड थिंग, लेकिन अगर आप उसको इंसेंटली यूज़ करें, कंटिन्यूसली वही यूज़ कर रहे हैं, कोई आपके पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी बैड, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये चीज़ अब आपके बच्चे आपको देख के पिक करते हैं। लेकिन क्या जब वो टॉडलर्स हैं या इस एज में क्या हम उनके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल। किस तरह? ये यही तरीका होता है। देखिए, वीनिंग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीनिंग। वीनिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि जब मिल्क से फार्मूला या ब्रेस्ट फेड जो बेबी होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड पे। कॉम्प्लीमेंट्री फूड अब क्या होता है? ऐसा खाना जिसको हम लोग इजाफी खुराक कहते हैं, कि यानी जो आप उसका जो बच्चे की बेसिक डाइट है उस टाइम पे वो तो मिल्क होता है, लेकिन आप उसको उस टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नई चीज़ों से। और वो नई चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फूड आ जाते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि आपने बच्चे को दिन में कितनी बार खाना खिलाना है?
3 से 4 बार। Okay. ठीक है, अभी अगर हमारे पास 6 माह का बच्चा है तो उसको 3 बार आप देंगे, और ये नहीं कि आपने उसको अगर खाना दे रहे हैं ये तो आपने उसके साथ उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करना, या तो उसको फार्मूला पे अगर वो तो फार्मूला नहीं देना, वो जाएगा साथ में, आपने उसके साथ ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फूड आपने किस तरीके का देना और किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को, आपको पता है कि बच्चों को, एक मैं यहाँ पे बात करूँगी, हम लोग अक्सर शिकायतें करे होते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स में भी चीज़ें ये देखी हैं कि उनको पता नहीं चल रहा होता, अक्सर को एलर्जीज हो रही होती हैं, अक्सर को ज़ुकाम हो रहा होता है, बॉडी पे हाइव्स हो रहे हैं, लेकिन उनको रीज़न नहीं पता चल रही कि किस चीज़ से उनको मसला हो रहा है, एलर्जीज हो रही होती हैं, और उनको आइडेंटिफाई करते हुए बहुत इशू हो रहा होता है। तो ये हमारे पास इतना कॉमन नहीं, लेकिन जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ बचपन में ही डिटर्मिन कर ली जाती है। इसको खाने को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जब आपने शुरू करना है, आपने एक इंग्रेडिएंट से शुरू करना है, ठीक है, एक इंग्रेडिएंट, आपने 1 इंग्रेडिएंट प्यूरी बनानी है। आपने देखे बच्चा जो है 6 महीने का, वो उसको दूध की आदत होती है, वाटरी कंसिस्टेंसी, अगर आपने उसको जब ट्रांसफ़र करना है हमने उसको डाइट के ऊपर, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल लिक्विड ही हो। इनिशियली 8 माह तक बिल्कुल लिक्विड ही हो, हाँ जी, उसमें और कुछ भी ना हो। हमने फ्रूट प्यूरीज दे सकते हैं, जिस तरीके से आप फ्रूट प्यूरीज कैसे कर सकते हैं, हम लोग अगर लेट्स से हम लोगों ने एक इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवाना है जिसकी उसको आदत दिलवानी है। ये नहीं कि आपने, अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स आप इंट्रोड्यूस करवाने लगे तो शुरू में ही आप उसको नमक वाली चीज़ें या थोड़ी सी शुगर वाली, शुगर नहीं, हम लोग कहेंगे यहाँ पे सॉल्टी चीज़ें ना आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ना बच्चों का एक नेचुरली एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो इंक्लाइंड होते हैं मीठी चीज़ों की तरफ। ठीक है, एडिशनल शुगर नहीं हम लोगों ने देनी, लेकिन नेचुरल शुगर हम लोग उनको दे सकते हैं। बच्चों का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि उन्होंने कोई भी मीठी चीज़ है ना वो उनको पसंद आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वूम के अंदर भी उनकी जो खुराक रही होती है इट इज़ समवॉट मीठी, और दूध जो होता है उसका अगर हम लोग देखें उसमें माइल्ड स्वीटनेस होती है नेचुरल। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने उनको खाने की तरफ लाना है तो सबसे पहले हम लोग वही फूड इंट्रोड्यूस कराएंगे जो उनकी नेचुरल ग़िज़ा जो पहले रही है उसके करीब तर हो। अब हमारे पास मीठी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। लेट्स से हमारे पास एप्पल प्यूरी है। एप्पल प्यूरी आप कैसे बना सकते हैं, आपने एप्पल को बॉईल करना है, उसको पील उसकी रिमूव करनी है, अच्छे तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करके वो क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप उसको वैसे अगर आप वैसे उसको ब्लेंड करेंगे तो उसमें फिर भी थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा। व्हेन यू बॉईल इट एंड देन ब्लेंड इट, उसका ये होता है कि वो बिल्कुल स्मूथ क्रीमी टेक्सचर पानी जैसा बन जाता है ना। तो आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें, फॉर्मूला आप उसमें यूज़ कर सकती है जो बच्चा यूज़ करता है। तो उसका ये होता है कि आपका एक उसमें उसकी भी न्यूट्रिशन एडिशनल आ गई है, और साथ में उसमें आपने एप्पल भी वो ऐड कर दिया प्यूरी। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके वो दें। अगर बच्चा नहीं खाता, डोंट फोर्स इट। बच्चे को कम से कम एक टेस्ट डेवलप करते हुए, लेकिन कितने दिन तक? फिर आपको ये जो इंट्रोड्यूस करवाना है ना फूड, ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए करें। मतलब 1 हफ्ते के लिए रोजाना उन्होंने आपने एक ही इंग्रेडिएंट की जो एक ही चीज उसको इंट्रोड्यूस करानी है। जी, इसके ना पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग है। वो ये है, देखिए अगर आप उसको कोई चीज़ साथ में देंगे, खुदा न खास्ता उसको एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा किस वजह से एलर्जिक रिएक्शन है। यही आपको मैं कह रही हूँ, एलर्जन डिटर्मिनेशन जो है वो आप इस पॉइंट पे अपने बच्चे की कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह अभी पहले आपने सिंगल फ्रूट प्यूरीज उसको देना शुरू की हैं, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके जब चेक कर लिया कि बच्चे को कोई मसला नहीं हो रहा, आप दूसरा आप उसमें पियर्स इंट्रोड्यूस करवा दें। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करके, मतलब फिर आप जो है ना उसको कॉम्बो की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पे आप लोगों ने यही करना है कि एलर्जी को डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट एक ही इंग्रेडिएंट पे रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे माइंडसेट ये है कि अगर आज हमने बच्चे को वो बना के दिया है कुछ भी, अगर उसको पसंद नहीं आया तो कल हम उसको दोबारा से वो नहीं देंगे, हम कुछ और खिलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक तो आपने एक वीनिंग की तरफ बच्चे को लेके आए हैं, बच्चे ने मसला करना ही है। उसको अगर जितना भी हम लोग उसको थोड़ा सा उसको थिन कर लें हम लोग प्यूरी को, लेकिन वो थोड़ी सी दूध की तरह तो नहीं ना होगी वो किसी भी सूरत। हम लोगों ने बच्चों को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाना होता है। आप नई चीज़ें हर बार आप
कोई भी नई चीज़ हो वो मसला करेगी। एक टेस्ट को डेवलप होते हुए एक पर्टिकुलर चीज़ के टेस्ट को, चाहे वो टेक्सचर हो साथ में हमारा, उसको पिक करते हुए बच्चे को कम से कम आप 8 से 10 दिन लगते हैं। और आपको 8 to 15 टाइम्स ग्रेजुअली बच्चे को वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और ये नहीं कि हाँ अगर बच्चा नहीं खा रहा तो आपने उसको फोर्स फीड बिल्कुल नहीं करना। फोर्स फीडिंग जो है वो एक नेगेटिव चीज़ होती है, क्योंकि उससे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, जो मर्जी हो मैंने ये नहीं खानी। ये पिकी ईटिंग की एक रीज़न है। फोर्स फीडिंग कभी भी नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो वॉमिट कर देते हैं और माएँ जो है दोबारा खिला रही होती हैं। ये ना एक गर्ड का इशू होता है। छोटे छोटे बच्चों को आपको पता है कि जब हम लोग उनको, बच्चे दूध पीते हैं तो उसके बाद भी गरगल कर देते हैं, तो दैट्स गर्ड। ठीक है, गर्ड जो है, अब ये मसला जो है, अब बच्चे के स्टमक को अडेप्ट करते हुए भी तो देर लगेगी ना, तो कभी भी फोर्स फीड मत करें बच्चे को। उसको आप देखें कि अगर उसको गर्ड का इशू आ रहा है, बार बार गर्गलिंग कर रहा है बच्चा, तो इसका मतलब है कि अभी वो सेट नहीं हो रहा। आप थोड़ा सा टाइम वेट करें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फूड, और फिर दोबारा करें। हो सकता है अगर अक्सर बच्चे तो वैसे तो 6 मंथ तक टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ, ज़्यादा इससे वैसे तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको करना पड़ता तो दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन दिन में एक ही दफ़ा उन्हें उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराएं, या अगर हम 3 दफ़ा उन्हें खिला रहे हैं तो वही चीज़ हमने खिलानी है? वही आप ना देखिए, बीच में मिल्क भी रहता है ना। हम लोग आपकी ये चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं टेस्ट और टेक्सचर की। आपका जो मेन बच्चे की डाइट इस पॉइंट पे भी है ना, वो आपके बच्चे का दूध है। दूध ही है। दूध आपने देना है, फार्मूला हो या इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, तो आपने वो नहीं रोकना। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है। वो तो देना ही, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड है उसमें जो 3 टाइम्स हैं वो हमने वही फूड देना है। वही फूड देना है। लेकिन ना अगर हम लोग कोई और चीज़ उसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ की एलर्जी हो रही है। एलर्जन डिटर्मिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी के अंदर, आपको जिस तरह मैं बता रही थी, अब आगे जाके नहीं पता चलता कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, किस चीज़ से। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ डॉक्टर फौजिया कि हमारे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा होता है चाहे ब्रेकफास्ट में कुछ और हो, लंच में कुछ और हो, डिनर में कुछ और हो, तो हम बच्चों को भी थोड़ा सा वैरायटी देने की कोशिश करते हैं कि अगर वो वीनिंग प्रोसेस में भी है तो अच्छा सुबह कुछ और दे दिया, दोपहर में कुछ और दे दिया, रात को दूध के साथ कुछ और। दूध तो पीना ही पीना है, वो तो कंपल्सरी है, लेकिन वैसे फूड में उनको कुछ और, तीनों टाइम कुछ और ही देते हैं। देखें, आप वैरायटी ऑफर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी आप कब ऑफर करेंगे? जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी इस पॉइंट पे उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं नए टेस्ट से, नए टेक्सचर से। वो अगर आप उसको ये सारा के सारा एक बार मिला के दे देंगे ना, तो बच्चे ने जो खाना है वो भी उसमें बिल्कुल नहीं खाएगा। ठीक है, हमने उसको नए टेक्सचर्स, देखिए एक हम लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी के ऊपर हम लोगों ने रहना है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे की होती है कि बच्चे को एक जो चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कराते रहें जब तक वो उस पर अडेप्ट हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। अब ये एक वो छोटा सा बच्चा है, अभी वो उसका दिमाग अभी बना नहीं है, बन रहा है, वो नई चीज़ें सीख रहा है। अगर आपने वैरायटी इंट्रोड्यूस करवानी है जब बच्चा 1 to 2 इयर्स का हो जाए, तो तब आप वैरायटी लेके आ सकते हैं। 1 to 2 इयर्स में वैरायटी लेकर आनी है, बिल्कुल 1 to 2 इयर्स में ला सकते हैं ये। बल्कि आपका ना वैरायटी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाला चीज़ क्या होती है, आप एक हफ्ते के बाद आपने एक ही चीज़ तो नहीं ना खिलाते रहना। आपने देखा उसको टॉलरेट हो गई है, कोई इश्यू नहीं हो रहा, यू आर गोइंग टू मूव टू अनदर इंग्रेडिएंट। लेट्स से आप पियर्स कर सकते हैं। आपको मैंने एक बार बटरनट स्क्वॉश का बताया था, कद्दू का जो है। अब आपने देखिए उसको मीठे टेस्ट डेवलप करवा दिए ना, उसको आदत हो गई है। अब कद्दू जो है ऐसी चीज़ है जो मीठे में भी आती है और ब्लैंड हल्के से भी आती है, मतलब वो दोनों ही है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जिस तरह मैंने कहा प्यूरी बनानी है, आप उसको बॉईल करें, बॉईल करके आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ब्लेंड करें और आप उसको फिर इंट्रोड्यूस कराएं। अब वो स्वीट एंड सॉल्टी और थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसका उमामी फ्लेवर होता है, तो आपका बच्चा जो है ना वो ये एक मिडिल लाइन आती है ना, हम लोगों को एक चीज़ पे ट्रांजिशन करते हुए हम लोग को पहले मिडिल वाला पाथ चूज करना होता है कि एकदम ना करें, तो वो उससे अडेप्ट करेगा। ठीक है, आप उसको अडाप्ट करेंगे तो आप उसके बाद अगर वो टॉलरेट हो गया तो आप उसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल इंग्रेडिएंट्स आपने करवा दी हैं उसको टॉलरेट। उसके बाद देखिए अब एक बार आपने ये कद्दू या बटरनट स्क्वॉश कुछ भी आपने उसे करवा दिए ना, उसके बाद आप चिकन वगैरह पे भी आ सकते हैं। या ये यखनी वगैरह होती है ना, अब यखनी में अब आप क्या होगा, आप उसका यखनी का ये होता है कि इसके अंदर से आपने स्ट्रेन किया हुआ है एक बार अच्छे तरीके से चिकन, लेकिन उसमें चिकन का टेस्ट रहता है और वाटरी कंसिस्टेंसी है उसकी, तो वो दे पहले हाँ जी वो सॉल्टी टेस्ट है थोड़ा सा, उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा ब्लैंडिश है, वो
मीठे से ट्रांजिशन हो रहा है बच्चा, ठीक है। ये ट्रांजिशन करने के लिए हम लोग पहले स्कॉश दे रहे हैं, स्कॉश के बाद हम लोग उसको अपने पसंद के मीट्स जो है वो उसकी हम लोग यखनी बना के दे रहे हैं, तो ये टेस्ट बच्चा अडेप्ट करता है। वही ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे बच्चों के हवाले से हो या आप लोगों के अपने हवाले से हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ डॉक्टर फोजिया मौजूद है। डॉक्टर फोजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बच्चों के हवाले से पिकी ईटिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि ये होती क्या है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि नया साल है और नई रेजोल्यूशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जनाब मेकअप के हवाले से और ख़ास तौर पर हमारे कपड़ों के हवाले से ट्रेंड्स में क्या नया आने वाला है और क्या जाने वाला है 2023 के साथ ही। तो आज एक तो मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से आपको बताएंगे, उसकी मेहमान, उसके एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, और दूसरी वार्डरोब के हवाले से, क्योंकि ये एक तो शादियों का सीज़न भी चल रहा है, दूसरा सर्दी भी है और नया साल भी है। तो नए साल में किस तरह की हमने ड्रेसिंग करनी है, कौन कौन से कट्स हैं, कौन से कलर्स हमने पहनने हैं, शादियों के हवाले से हो जाए या कैजुअल वेयर के हवाले से हो जाए, और दूसरा अपने आप को खूबसूरत किस तरह हमने बनाना है, उस हवाले से भी टिप्स लेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अम्मारा शहजाद मौजूद हैं, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। हमारा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और वार्डरोब के हवाले से हमें बताने के लिए, हमें अच्छे ट्रेंड्स के हवाले से बताने के लिए और स्टाइलिश नजर आने के लिए समन असद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। समन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को भी। हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये दिन अच्छा गुजरेगा और ये साल भी अच्छा गुजरेगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं समन आप ही के साथ कि 2024 आ चुका है, 2023 चला गया। उस पर भी हमने बात की थी कि किस तरह की वार्डरोब हमारी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कलर्स होने चाहिए। 2024 में कौन कौन से कलर्स ट्रेंडिंग में होने वाले हैं? देखो, हर साल जो है जैसा पेंटोन जो है वो अपने कुछ कलर्स मुतारिफ करवाता है, जिसमें आपके 12 कलर्स वो होते हैं जो डिफरेंट कलर्स होते हैं। जिस तरह इस साल जो 2024 में चलने वाले हैं, ये 2025 तक चलेंगे। अच्छा। और इन कलर्स में आपका मिंट ग्रीन कलर बहुत इन होने वाला है, टर्कोइज ब्लू जो है वो बहुत इन होगा। nice. और कलर्स के नाम मैं ऐसे बताऊंगी ताकि सुनने वालों को ग्रीन तो नहीं जो मैंने पहना हुआ है, ये वाला ग्रीन नहीं है। मतलब मैं आज आउट ऑफ बहुत नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे ना करें, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों के लिए तो स्पेस ही बड़ी है। लड़कियों के लिए बहुत स्पेस है, या कुछ भी पहन सकती है। हाँ, वेलवेट पहनी हुई है ना, सर्दी भी इतनी ज्यादा है लाहौर में। लेकिन मत भूलना कि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ। मेरा फोकस हमेशा इस बात पे होता है कि जो आप पे अच्छा लगता है ट्रेंड वो है। exactly. ठीक है, बात वो इसका मतलब है कि अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत बहुत क्लासी लग रहा है। Thank you. अच्छा, ये इस पे भी आएंगे, क्लासिक कलर्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन जो 12 कलर्स है हमारे, उसमें आपका ऑरेंज है, लाइलिक है, डार्क पर्पल है। डार्क पर्पल की बात हो रही, जो लाइलिक से थोड़ा सा ऊपर डार्क होता है। हाँ। और आपके पास रेड कलर बड़ा अच्छा होने वाला है, रेड है। और इसके साथ आपको पता है एक वो जो आपका होता है ब्रिक ब्राउन कलर, जो थोड़ा सा मरून का शेड होता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर होता है, हाँ। उसका मिक्सचर होता है, बड़ा खूबसूरत कलर है। तो ये भी बड़ा इन होने वाला है। अब इन कलर्स को आपने अपने इवेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट्स टोटली अप टू यू। कि अब आपने अपना इवेंट देखना है, उसकी नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना कलर सेलेक्ट करना है। हाँ, क्लासिक कलर्स में एक बड़ी अजीब बात है, क्या? इस साल में ना तो ब्लैक कलर जो है वो ट्रेंड में, और ना ही नेवी ब्लू ट्रेंड में। रियली? ये तो हाँ, ये मतलब हम सारे ही आज आउट ऑफ कलर आए हुए हैं। नहीं, अब हम तीनों ने इतने डार्क कलर्स पहन लिए, लेकिन क्या करें, मैंने अपनी शॉल जो कैरी की है उसमें सारे ट्रेंडिंग कलर्स हैं। मेरी बचत हो गई है। बचत होगी, हमारी बचत नहीं, हमने भी थोड़ा लेकिन हम वो पहन के आए हैं कि जो हमारे ऊपर सूट करे और हम फैशन ट्रेंड बनाए। क्या बात, ये बात होनी चाहिए। आपको ट्रेंड बनाना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अच्छा, जो हमारे क्लासिक कलर्स हैं वो 5 हैं, उसमें आपको एक डार्क ग्रे, एक लाइट ग्रे, एक फॉन कलर है। अच्छा। फिर आपके पास एक स्काई ब्लू का शेड होता है जो डल ब्लू होता है, वो है क्लासिक कलर में।
और बेज कलर है, बेज जो कलर थोड़ा भी सा बहुत चल रहा है, ब्राउन हाँ, होता है और थोड़ा सा ग्रे होता है, ठीक है, ये वो वाला मिक्सचर है। तो ये 5 कलर्स जो हैं वो आपके बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। तो Very लेट्स सी nice. कौन किस क्या ट्रेंड को फॉलो होगा, करता है, क्या कौन नहीं जो है वो होगा। ट्रेंड Exactly, ये बनाता आप पे है। डिपेंड करता है। हम तो आपको सजेशन दे सकते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो ये आपने अपनी पर्सनालिटी को देख के पता करना है कि भाई हम इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे अब आपकी तरफ आऊंगी, 2024 में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं हेयर्स के हवाले से, यहाँ पे मेकअप ट्रेंड के हवाले से? मेकअप ट्रेंड्स के हवाले पे तो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम Hairs करते हैं पे- हेयर के बारे ठीक में है। बात, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हेयर ट्रीटमेंट करवा के ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए, जी हमारा हेयर फॉल हो रहा है, अगर हम केराटिन कराते हैं उससे हेयर फॉल हो रहा है, और हाईलाइट्स कराते हैं वो उससे बाल ड्राई हो जाते हैं, फिर कटिंग कर करके शॉर्ट में चले जाते हैं। देखो जैसे मेरे आप साथ चले क्या गए। हुआ है, मेरे साथ हुआ है ना ये। हाँ, अब इसके लिए एक बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट आया है, नैनोप्लास्टिया, ठीक है, नैनोप्लास्टिया। जल्दी बताएं आगे। वो केराटिन को भी बीट कर रहा ओह, वाह। है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये है कि बहुत ज्यादा जो है ना मॉइस्चराइजर बालों में फॉलिक एसिड ओपन करके उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। Okay, that's और good. उससे पहले ये है कि क्लाइंट क्या करते हैं जी, केराटिन करा ली, उसके बाद घर में केयर नहीं करते और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स बाद आ जाते हैं दोबारा से जी हम फिर हेयर बुटॉक्स ले लें या केराटिन ले Keratin लें, कुछ ले ऐसा लें, हाँ। ट्रीटमेंट ले लें। तो उन्हें चाहिए कि जब एक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी केयर वाले ट्रीटमेंट्स भी लें, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी लें, जैसे कि अब नैनो स्टीमर आ गया है। नैनो स्टीमर ये काम करता है कि आपके बालों के फॉलिक एसिड्स को ओपन करता है Okay. और आपके बालों के जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके उनके पोर्स को ओपन करता है और फिर वर्क करता है, आपकी जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, मास्क करते हैं, उसको आपके बालों में पेनिट्रेट अब करता जो है। देखने वाले हैं ना, वो हमारा ये उनके दिमाग में सवाल आता होगा कि ये जो हम ट्रीटमेंट कराएंगे ये क्या हमारे बाल स्ट्रेट कर देंगे? बिल्कुल, ये जो क्योंकि नैनो हमारा स्टीमर यही होता है है ना कि अच्छा हमारे अगर कर्ली बाल है या बहुत ज्यादा फ्रिजी बाल है तो हम इस तरह का ट्रीटमेंट कराएं तो एटलीस्ट जो एयर ड्राई के साथ ना वो हमारे बाल स्ट्रेट हो जाए। जो नैनोप्लास्टिया है ना वो आपके बालों को स्ट्रेट लुक में लेके Okay, जाता ठीक है, है। लेकिन जो नैनो स्टीमर है वो बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उससे आपके बाल ठीक है। स्ट्रेट नहीं होंगे जैसे पहले लाइक नॉर्मल स्टीमर यूज तो अब करते थे मेरे हम बाल लोग। फुल डैमेज हो चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आप पहले तो यहीं नैनो पे स्टीमर जो होता कंसल्टेशन हम है शुरू कर देंगे, हाँ, यहीं पे हो जाएगा। पहले तो आप नैनो स्टीमर से जो है वो स्टीमिंग करा के अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप कोई अदर ट्रीटमेंट्स में जाएं जो स्ट्रेटनिंग फॉर्म में मतलब हों। ये हमारे देखने वाले ये देख सकते हैं, अगर आपके बाल जो है वो जैसे आपने बहुत ज्यादा डैमेज कर लिए हैं तो अगर इन जैसे है तो आप भी इस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, तो इसकी कितनी सेटिंग लेनी पड़ेगी फिर? जी, नैनोप्लास्टिया जो है वो तो आप आफ्टर 8 मंथ्स के बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो नैनो स्टीमर है वो आफ्टर 10 डेज के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। हाँ जी, ये नैनो स्टीमर जो है ये इसके बालों में जो रेज होती है ना उसकी जो वो बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओह वाह, तो ये एक्सपेंसिव है या मतलब जो हर कोई ट्रीटमेंट है afford कर सकता है हमारा? अगर आप वीक में एक सेशन ले रहे हैं तो हम 8000 का अगर एक सेशन दे रहे हैं तो 1 मंथ में आपके कितने सेशन हो जाएंगे? 4 सेशन, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, लेकिन जिन लोगों ने करवाना है वो फिर करा लेते हैं, फिर पैसे तो लगाने पड़ते हैं ना अपने ऊपर, देखो खूबसूरत देखने के लिए। खूबसूरत बनाने के लिए सही बात पैसे लगाने है, पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इतने ट्रीटमेंट्स लेके बाल बर्बाद किए, कुछ सही करने के लिए भी पैसे लगा अब आपको भी पैसे लगाने पड़ेंगे फिर जाके आपके बाल अच्छे होने वाले हैं। लेकिन गाइस हैं जिन लेडीज के ग्रे हेयर आते हैं वो हर 2-3 डेज के बाद 1 वीक के वो बाद dye आगे डालके आगे लगाते हैं, कलर हाँ। कर लेती हैं अपनी टचअप को सही, कवर हाँ, करने के लिए। हाँ, ठीक है। उससे क्या होता है आपके बाल वीक से वीक होते जाते हैं। कभी भी 4 वीक से पहले अपने बालों में कोई भी केमिकल्स नहीं मत लगाना। यूज करें। जितने भी आपके ग्रे हेयर आ रहे हैं मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी कलर स्टिक्स पेंसिल्स मिल रही हैं, हेयर कलर स्टिक्स तो मिल आप वो रही यूज हैं। कर सकते हैं। हाँ, अब वो अपने बालों को ग्रे हेयर को उससे आप कवर अच्छा, करें। हेयर कट अब जो तो है वो विंटर है, कैप पहन ले, कितनी कुछ देर कर बाद ले। लेना चाहिए हमारा, मतलब हेयर कट कितनी देर बाद लेना चाहिए अगर आपके बाल जो नीचे से डैमेज हो गए हैं? हाँ, अगर तो आपने अपने बालों को ग्रो करना है हाँ। तो फिर तो आप जो है कि तकरीबन 4-5 मंथ्स बाद लें। Okay. अदरवाइज आप 2-3 मंथ्स के बाद उसको रिफ्रेश कर सकते हैं अपने अच्छा। बालों को। और वो सिर्फ ट्रिमिंग करवाएं या पूरा हेयर कट लेना चाहिए? ट्रिमिंग मस्ट है, ट्रिमिंग मस्ट है, उससे उससे बहुत अच्छी होती उससे है ना? बाकी बिल्कुल। हेयर ग्रोथ होती है। बिल्कुल होती है। देखिए ग्रोथ तो आपके स्कैल्प से हो रही होती हाँ। है, लेकिन बात ये जब आप ट्रिम नहीं कराते तो आपके नीचे से बाल छोटे छोटे ड्राई होने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं हमने हेयर कट कराना ही नहीं है, वो सालों हेयर कट नहीं कराते और उनके बाल भी और वो थोड़े नीचे से रह जाते अजीब हैं। से अजीब ना, से वो बहुत dry हो ड्राई गए, और ऐसे हाँ। झाड़ू बन जाता है। अब बैलेंस भी नहीं रहता, हाँ, इक्वालिटी आप ये नहीं पौधों रहती को बालों देख लें। में। हाँ, एग्जैक्टली। इनकी भी हमें थोड़ी कटिंग करते हैं तो ये फ्रेश होते हैं ना, Fresh ज्यादा होते अच्छे से हैं। ग्रो करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारे हेयर भी हैं। थैंक यू मुनीबा, आपने न्यू ईयर में मेरे साथ
अच्छा टॉपिक रखा है। हमने सोचा कि आपके आपको नेक्स्ट सेशन में बाल अच्छे होने चाहिए। सारी कंसल्टेशन मेरी आपके शो में हो गई है। भाई आपने अच्छी ड्रेसिंग भी करनी है और आज समन को पता चल रहा है कि उन्होंने बाल भी अब अच्छे करने हैं। हाँ, अच्छा, समन बिल्कुल आप ऐसे ही। आपने जिस तरह शॉल्स ली हुई हैं तो इस तरह की शॉल्स बहुत ज्यादा इन है, बहुत तो ये in है। किस तरह हमने लेनी है? प्लेन कपड़ों के साथ लेनी है क्योंकि अब शादियों का सीजन भी है तो शादियों पे भी शॉल्स ही ली बिल्कुल जाएंगी, ऐसा ही है। तो शादियों पे नीचे तो इतना हैवी जोड़ा पहन के ऊपर हैवी शॉल ले ले। नहीं देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रिंट करते हैं ना तो आपकी तो पर्सनालिटी गायब हो जाती है। अब आपने ऊपर भी प्रिंट ले लिया और नीचे भी आप प्रिंटेड कपड़े पहने तो आपकी तो बिल्कुल ही शो खत्म हो जाएगी। मतलब शो आपकी शॉल की तो खत्म होगी, आपकी भी होगी ना। आप मेसी लगेंगे कि आपने इतना ओवरडू कर लिया, इतना कुछ। अगर आपने शॉल हैवी लेंगे तो अब आपने उसके साथ ना ज्वेलरी जो है वो मिनिमल करनी है। आपने ये नहीं कि अब आपने कपड़े भी हैवी पहन लिए, ज्वेलरी भी हैवी कर ली, मेकअप भी हैवी कर लिया, ओवरडू की तरफ तो कभी भी नहीं जाना, वो तो डिस्ट्रैक्शन है। अब आपका मकसद डिस्ट्रैक्शन से बचना है, उसके लिए कि अगर आपने शॉल, ये शॉल लेने के बड़े तरीके हैं। अब ये जो शॉल मैंने कैरी की हुई है वो मैंने अपना कैमोफ्लॉज करने के लिए भी ले, टू बी वेरी फ्रैंक ना। अब मैं नहीं चाहती कि मैं स्क्रीन पे बैठूं और आपकी स्क्रीन सबको बताए 2024 से समन बहुत मोटी हो चुकी है, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। आप उसको एक साइड पे भी कैरी कर सकते हो, एक साइड पे आप दुपट्टा ले लो, इससे आपको बड़ा फायदा। देखो कितने कवर्ड फील कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल कोजी भी फील कर रहे हो। हाँ, जैसे हाँ, आपका बड़ा जबरदस्त लग रहा है। करता है ना कि आपने किस तरह के और एक दूसरे की आपकी फिजिक किस तरह की लेकिन तो पतले लोगों के तो बड़े मजे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ मोटे लोगों को आता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं आता आपको। बस अगर चीजें कैमोफ्लेज स्टाइल के साथ करनी आ जाए ना तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन फैब्रिक फिर किस तरह का पहने जो देखो अगर आजकल तो वेलवेट आ गया है ना इतना जबरदस्त आजकल। अगर आपने फैंसी की तरफ जाना तो आप वेलवेट पहने, और अगर आपने फैंसी की तरफ नहीं जाना तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, ट्रिपल जॉर्जेट बहुत मोटा कपड़ा होता है। इसके अंदर ना आप देखें सिलवट नहीं पड़ती, ठीक है। आप वो कैरी करें, वो गर्म भी होता है, उसके ऊपर आप शॉल कैरी करें। लेकिन आजकल एक तो टिश्यू बहुत ज्यादा चल रहा है, दूसरा एक और ये वाला कपड़ा, मुझे इसका नाम ऑर्गेन्जा, हाँ ये बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो ये दुपट्टों में चल रहा है ना, इसको देखो दुपट्टा कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर कोई नहीं इसको कैरी कर सकता। टिश्यू का मुझे लगता है फेसिंग करना, स्टाइलिंग करना, उसमें थोड़े थोड़े पैचेस ऐड करने के लिए बहुत अच्छा है। पहनने के लिए खास तौर पे जो लोग हेल्दी है ना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप एग्री करोगे मेरी इस बात से कि टिश्यू और ऑर्गेन्जा में आप ज्यादा मोटे लगना शुरू हो जाते हो। तो ये फैब्रिक का बड़ा कमाल है। देखें आजकल लिनन है, डॉबी लॉन है, बड़े फैब्रिक्स आ गए हैं जो आपको स्लीक लुक देते हैं। तो फैब्रिक सिलेक्ट करते हुए ना बड़ा स्मार्टनेस दिखानी है। मोटे लोगों के लिए ट्रिपल जॉर्जेट, डबल जॉर्जेट। शिफॉन पहनना चाहिए उन्हें? नहीं यार, शिफॉन तो समर्स का फैब्रिक है, विंटर्स का फैब्रिक तो नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो थोड़ा सा ओवरवेट लोग हैं, अगर वो शिफॉन पहन मेरे से क्यों आप ये रिक्वेस्ट कर रही हैं? आप देखने वाले, मैं ओवरवेट नहीं हूं, आप मुझे मेरी बात सुन ले जो मैं कह रही हूँ। समर्स में लोग क्या करते हैं, शिफॉन का फैब्रिक है समर्स के लिए, लेकिन जो खवातीन थोड़ी ओवरवेट है वो गलती क्या करती है, वो स्लीव्स के अंदर ना वो फैब्रिक नहीं लगवाती। उससे क्या होता है, आपके बाजू एक एक्स्ट्रा साइड पे नजर आ रहा है, वो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल लगवाना चाहिए। चलिए ये एक नई टिप हमें देके जा रही है, हमें तो ये होता है कि उनके लिए बहुत जरूरी है। नीचे आपने जो लाइनिंग है वो जरूर लगवानी है, और ये भी नहीं करना कि हाफ लाइनिंग लगानी है, पूरी लाइनिंग लगवानी है आपने। बुरी लगती है। हाँ बहुत बुरी लगती है, वो इतनी वो अलग ही आपकी बाजू नजर आ रही है। वो पुराना फैशन था, वो 2023 के साथ उसको खत्म कर दें, नया फैशन लेकर आए। आप बड़े स्मार्ट हैं, थिन हैं, तो फिर आप इस तरह आप कर सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, दूसरा हमारा जिनकी शादियां हैं, जिन ब्राइड्स की खासतौर पर शादियां हैं, अब कुछ ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो बेचारी जाके स्ट्रीक्स कराती हैं, कुछ कलर कराती हैं, तो वो डैमेज ज़्यादा हो जाते हैं उनके बाल। तो शादी से कितनी देर पहले एक तो करानी चाहिए, दूसरा जिनके डैमेज हो गए वो बेचारी अब क्या करें? अच्छा, ये जो केराटिन और ये जो नैनोप्लास्टिया हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ये उन्हें शादी के बाद करवाना चाहिए। अच्छा, शादी से पहले नहीं कराना चाहिए। शादी से पहले लो लाइट्स वगैरह, कलर वगैरह करवा लें, क्योंकि देखें इतनी हेयर स्टाइलिंग होनी है उनके बालों पे, कर्ल्स होने हैं, क्रिम्प होने हैं उनके बाद, वो सारे वैसे के वैसे हो जाएंगे शादी के बाद। और वो कहेंगी लो हमने ट्रीटमेंट कराया था, ये तो खत्म हो गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट है उन्हें बाद में लेने चाहिए। हाईलाइट्स करवाएं, लो लाइट्स करवाएं। ये जो नैनो स्टीमर है, ये स्ट्रीमिंग एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें बालों की हेल्थ के लिए। लेकिन वैसे वो शादी से फ्री होके उसके बाद अपनी केराटिन या नैनोप्लास्टिया कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट वो
करवा लेकिन सकती जो हैं। आप कह रही हैं कि लो लाइट्स या हाईलाइट्स करें, वो कितनी देर पहले करानी चाहिए कि शादी पे वो फ्रेश भी नजर आए और अच्छी 1 लगे? वीक बिफोर इनफ है। अच्छा, वो कलर निकल आता है फिर, क्योंकि वो वॉश बहुत ज्यादा करना होता है ना हाँ, उसको। लेकिन 1 वीक में अच्छे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये आपने करना है। दूसरा ये कि जिनके बहुत ज़्यादा थिन हेयर्स हैं, उनके लिए क्या टिप्स करेंगे? और उनकी शादी भी है और उन्होंने हेयर स्टाइलिंग भी करानी है, तो वो क्या करें फिर? वो वो सबसे पहले तो कंडीशनर छोड़ दें, कंडीशनर छोड़ दें? कंडीशनर छोड़ दें, सिर्फ शैम्पू पे आ जाएं। अच्छा, देखिए उनके बाल ऑलरेडी इतने थिन हैं, वो कंडीशनर लगाएंगे उनके बाल और ज़्यादा थिन हो जाएंगे। जिनके सिल्की या ऑयली स्कैल्प हाँ, वाले बाल हैं, हाँ। वो कंडीशनर को बिल्कुल छोड़ दें। ओके। जिनके एक्स्ट्रा फ्रीजी हेयर हैं, वो सिर्फ टिप्स पे कंडीशनर को अप्लाई कर लें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि कंडीशनर से भी आपका हेयर फॉल होता है। आपने देखा हाँ। कि पहले लोग इतना कंडीशनर नहीं नहीं use यूज करते करते थे, थे, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ। अब जितना हम ज्यादा कंडीशनर यूज करते हैं, हमारे बाल उतने थिन से थिन होते जा रहे हैं, ओह, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे बारीक ही हो है। जाता है आपका बाल कंडीशनर से। हाँ। और बच्चों को जो लड़कियां भी कलर्स वगैरह नहीं करती, वो तो बिल्कुल भी कंडीशनर की तरफ मत जाएं। ओके। कलर्स के बाद कंडीशनर मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेवल कम हो जाता है कलर करने हाँ। से। तो लेकिन जिनके वर्जन हेयर है, वो बिल्कुल भी कंडीशनर की तरफ हमारा मत तो ये जाएं। होता है कि भाई हम कंडीशनर लगाएंगे तो हमारे सिल्की स्मूथ बिल्कुल ऐसे हमारे ही जो है। है ना वो बाल हो Just जाएंगे, तो temporary होंगे वो। वो आपका हेयर फॉल ज्यादा करेगा, तो उसके आपने ख्याल रखना है कि वो नहीं करना। दूसरा ऑयलिंग मस्ट Must करनी है, करें। जो ब्राइड्स हैं खास तौर बिल्कुल पर। ऑयलिंग मस्ट करें। और Oil किस तरह का करेंगे। ऑयल? ये सर्दियां हैं तो सर्दियों में किस तरह का ऑयल लगाएं? सिंपल सरसों का ऑयल, उसे वार्म करके लगा लें बस। यार ये जो बेहतरीन है। कैरेटिन होता है, कैरेटिन करवाया होता है, तो ये भी एक मिथ है ना कि कैरेटिन के बाद आप ऑयलिंग नहीं कर नहीं सकते। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है जो सैलून वाले कह देते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर एक पौधे को पानी नहीं देंगे, वो बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा कैसे? तो ये तो आप कैरेटिन एक करा रहे, ऊपर से आप ऑयलिंग भी नहीं कर रहे, तो आपके बाल टाइम के साथ साथ खराब। फिर आप कहते हैं वो जो तो हमने must कैरेटिन है। कराई थी, हमारे बाल खराब हो गए। देखिए अपने बालों को ऑयलिंग ही नहीं की है। हाँ, वो बिल्कुल मस्ट है, ऐसे ही मतलब है। ऑयल लगाना मस्ट Must है। है। अच्छा, बस आप कोकोनट ऑयल sulfate या free- सिर्फ हम लोग सरसों का तेल लगा लें? कोकोनट ऑयल देखिए विंटर है, वो जम जाएगा आपके बालों में। उसको निकालने के लिए आपको 2-3 टाइम शैम्पू करना पड़ेगा। ओके। उससे क्या होगा, आपके बाल फिर वैसे ही ड्राई हो जाएंगे। जब और कोशिश करें जब आप ऑयलिंग करें, उसके बाद जस्ट 1 टाइम शैम्पू करें, उसी से ही ऑयल को अच्छे से लेकिन अगर निकालें। ऑयल ही ना निकले तो फिर क्या करें हम? सरसों का ऑयल निकल जाता निकल है। जाता है। निकल जाता है। मसाज गरम करें करके ना लगाएं उसको, ना। हाँ। अगर उसको हल्का सा गरम करके फिर लगाएं तो वो एक तो थोड़ा लगता है बालों में और उतारना इजी होता है। वो जल्दी निकल जाता है फिर। जल्दी अच्छा निकल ये भी जाता होता है कि डाई अगर आपने करवाया और उसके ऊपर अगर आपने तो वो oil- डाई बहुत हाँ, जल्दी तो डाई निकलना उतर शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा है कॉन्सेप्ट कुछ? नहीं है। अच्छा, ये ऐसा भी myth ही कॉन्सेप्ट है। नहीं है। देखिए आपके जो तो ग्रे हम तो हेयर फिर बिल्कुल ही ये मुझे लगता है आपने ऑयलिंग ना कर करके अपने बाल करके, हाँ, डैमेज very किए true, हुए हैं, ऐसा है ना? ही है, क्योंकि सैलून वाले कह देते हैं नहीं आपको कि आपने देखिए oil ग्रे नहीं हेयर तो करनी। आपकी ये लॉजिक है। देखें आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपके ग्रे हेयर निकल रहे हैं ना। हाँ Exactly. ठीक है, वो तो आपके रूट में से आ रहा अब है। आपने कलर भर किया भर तो के ऑयल पूरा- लगाना है समन। ठीक है, देखिए, मैं डन आपका है। पूरा आज बाल जाते क्यों नहीं साथ white? आपका पूरा बाल व्हाइट होना चाहिए ना फिर। हाँ। बिल्कुल सही। आपका तो बाल सिर्फ रूट से व्हाइट हाँ। हो रहा ठीक है, है। इट्स मीन आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके। तो वो रूट्स में, इसलिए आप ऑयल ठीक का है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप ऑयल लगाएं। चलिए जी, 2024 में हम लोगों ने आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे दी हैं कि एक तो आपने अपना वार्डरोब किस तरह सेट करना है, कौन कौन से कलर्स आपने पहनने हैं 2024 में, और दूसरा अपनी हेयर्स के हवाले से आपने किस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने हैं, शादी से पहले क्या करना है, शादी के बाद क्या करना है, ये भी हमने बताया है। तो इसके ऊपर जरूर अमल दरामद करना है। समन आपने भी अपने बालों का आपने ख्याल रखना है, तो आप दोनों ने अपना भी ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई, इतनी अच्छी टिप्स हमें देके जा रही है। हमारा शहजादा हमारे साथ मौजूद थी और समन असद हमारे साथ मौजूद थी। इसी नोट पे मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।